Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा बाजी, I'm back with yet another video for you. And आज का हमारा topic है I cannot remember my mother by Rabindranath Tagore. भाई रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सब ने सुना है, सो नीडलेस टू से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल पोम फॉर यू ऑल. एंड ये छोटी तो है पोम बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से इजिली हमारे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सट्रैक्ट वाले भी बन सकते हैं. तो इस पोम को अच्छे से करना बहुत जरूरी है. आज हम वही करने वाले हैं. स्पन शॉट में आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं ये पूरी पोम अच्छे से समझा दूंगी, जिसमें हम लाइन बाय लाइन डिटेल एनालिसिस करेंगे. हम लोग थीम्स डिस्कस करेंगे जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, और पोएटिक या लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करके जाएंगे. मतलब इट्स अ कंप्लीट सेशन जिसको देखने के बाद आप यहां से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दैट, आगे बढ़ते हैं भाई. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा तो क्यों नहीं करा है बच्चा? किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? जिस तरीके से हम आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे सेशंस हम एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं. तो भाई अगर आपको इसी पोम से रिलेटेड MCQs चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, प्लस जाइए फॉलो करिए. एंड नाउ भाई देखो, आज का सेशन फ्लो क्या होने वाला है. सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद द पोम. पोम के बाद वी गोना मूव ऑन टू द थीम. थीम क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस एंड दैट्स इट. सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का ही ये सेशन होगा गाइस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोम. बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पोम में आखिर होने क्या वाला है. देखो, we all love our mothers, intensely, right? मतलब मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, and I'm pretty sure आप सब लोग भी अपनी मम्मियों को बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे. बट कभी आपने उन बच्चों के बारे में सोचा है जिनके अपनी मम्मी का प्यार नहीं मिल पाता? Some of them probably lose their mother very early. Some of them, when they are born, they do not have their mothers. ठीक है, हो सकता है वो orphans हो या whatever XYZ reason हो सकता है. तो आई थिंक एक बच्चे के लाइफ में सबसे बड़ी कमी जो होती है ना, उसके माँ बाप की होती है, स्पेशली द मदर वन. मदर का रोल जो होता है कुछ खास होता है, पापा का भी बहुत ज्यादा खास होता है, बट आई थिंक मदर हैज अ वेरी स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन नर्चरिंग अ चाइल्ड. तो ये एक ऐसे बच्चे के बारे में ही बताया गया है जिसने अपनी मम्मी को बहुत जल्दी खो दिया था, और उसे अपनी मम्मी के बारे में अब काफी कुछ याद नहीं है, पर कैसे वो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी अपनी माँ को याद रखता है, ये हमें बताया गया है. सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल इमोशनल पोम. ठीक है, तो प्लीज इसके बाद अपनी मम्मियों को जाकर एक प्यारी सी झप्पी जरूर दे देना. एंड लेट्स सी हम कैसे अपनी यादों में भी उन लोगों को जिंदा रख सकते हैं जो शायद आज हमारे आसपास नहीं है. लेट्स गो. सो हियर्स द फर्स्ट स्टैंजा. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to say, hum while rocking my cradle. Now, भाई देखो, बच्चा सबसे पहले हमें बोल देता है कि भाई आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर. मुझे मेरी मम्मी याद नहीं है, मैं याद नहीं कर पाता. ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं करता या कोशिश नहीं करती, मैं कोशिश बहुत करता हूँ पर मुझे मेरी मम्मी याद नहीं आती. बट कभी कभी जब मैं खेल रहा होता हूँ, इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, यानी इन द मिडल ऑफ माई प्ले, कभी कभी जब मैं खेल रहा होता हूँ, माई प्लेथिंग्स यानी टॉयज, एक मुझे ट्यून याद आती है, that hovers over my toys. hover का मतलब होता है सर के ऊपर मंडराना. ठीक है, मैं इसको मूव अराउंड लिख रही हूँ, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है सर के ऊपर मंडराना. तो जब मैं खेल रहा होता हूँ मुझे एक ट्यून सुनाई देती है. ठीक है, and the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. ये एक वही ट्यून है जो मेरी मम्मी तब गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी. सिंग इज लाइक गुनगुनाना. तब गाया करती थी when she used to rock my cradle. cradle क्या होता है? जिसमें बच्चे का झूला हम जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चा सोता है, उसको जब आप ऐसे झुलाते हो तो अक्सर मम्मियां जो होती हैं वो लोरी गा के सुनाती हैं, ललाबाइज गाती हैं ताकि बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो सके. तो उसको अभी भी अपने सबकॉन्शियस में एक ट्यून याद है जिसकी माँ उसको गाकर सुनाया करती थी. एंड जब वो खेल रहा होता है तब उसके दिमाग में वो ट्यून बजती है, उसे कहीं से अगर वैसी ट्यून सुनाई दे जाती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है.
अब जरा नोट्स को देख लेते हैं. So the poem begins with the poet confessing that he cannot remember his mother's face or appearance. कि उसे अपनी मम्मी बिल्कुल याद नहीं है, ना वो कैसी दिखती थी, कैसी थी. And this immediately creates a feeling of sadness because he lost her at a very young age. और इसे पढ़ते ही हमें पोएट के लिए दुख होता है क्या क्यों ऐसा हुआ. And however, while playing, he sometimes hear a faint melody in his mind. तो जब वो अक्सर खेलता है तो उसके दिमाग में एक मेलोडी ट्यून बजती है. And the tune seems to float gently over his toys, making it feel almost magical. और ऐसा लगता है जैसे कि वो ट्यून जो है ना उसके टॉयज के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रही है. तो वो मोमेंट उसके लिए बड़ा मैजिकल है. And it reminds him of the lullaby his mother used to sing while putting him to sleep in his cradle. तो उससे उसकी याद आती है उसकी मॉम जो लोरी सुनाया करती थी उसे सुलाते हुए. Now, although he has forgotten her physical features, her loving voice remains alive in his subconscious memory. उसको अपनी मॉम कैसी दिखती है, क्या थी, कुछ नहीं याद, बट आज भी कुछ चीजें उसके दिमाग में उसकी मॉम को जिंदा रखती. The lullaby symbolizes warmth, affection, safety, unconditional love. तो जो ये लोरी है वो सिर्फ लोरी नहीं है. ठीक है, एक मम्मी लोरी क्यों गाती है? बच्चे को शांत कराने के लिए. तो उस लोरी में वार्मथ है, प्यार है. Right. So stanza suggests that emotional memories often remain stronger than visual memories. तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो आपके दिमाग में मेमोरीज होती है ना, विजुअल मेमोरीज जो आपने देखा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. एंड द पोएट हाइलाइट्स दैट लव सर्वाइव्स इवन व्हेन टाइम इरेजेस डिटेल्स. और प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप मिटा नहीं सकते. Now, moving on. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of the shuli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. तो बोल रहे हैं कि again, मुझे मेरी मॉम याद नहीं है, बट कई बार जब ऑटम की मॉर्निंग होती है, ऑटम कौन सा सीजन होता है, सितंबर अक्टूबर वाला सीजन हो जाता है, थोड़ा आप नवंबर भी ले सकते हैं उसमें. तो उस टाइम पे क्या होता है, हल्की हल्की ठंड है, प्रॉपर ठंड नहीं होती पर एक गुनगुनी सी ठंड होती है. एंड उस टाइम पे शिवली फ्लावर्स, शिवली इज लाइक अ नाइट जैस्मिन फ्लावर्स. ठीक है, तो उसको जैस्मिन की जो खुशबू आती है ना हवा में, ठीक है, जो उसे खुशबू आती है ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल. सर्विस का मतलब होता है प्रेयर. तो सुबह सुबह जब मंदिर में प्रेयर करी जाती है तो भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती है, तो वो जो खुशबू हवा में होती है उसके नाक तक आती है. इट कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. उसे ऐसा लगता है जो मेरी मॉम की खुशबू थी ना वो भी ऐसी थी, तो उसे अपनी मॉम की खुशबू याद आ जाती है. अब नेक्स्ट देखते हैं. सो वंस अगेन द पोएट सेज ही कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर डायरेक्टली कि भाई मुझे मेरी मम्मी तो याद नहीं है. ड्यूरिंग द अर्ली ऑटम मॉर्निंग्स द फ्रेग्रेंस ऑफ शर्ली फ्लावर्स फिल्स द एयर. कि ऑटम के टाइम पे क्या होता है कि जास्मिन के फूलों की खुशबू ना पूरी हवा में होती है. एट द सेम टाइम द प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस फ्रॉम द मॉर्निंग टेंपल प्रेयर्स स्प्रेड्स अराउंड. साथ साथ सुबह सुबह जो पंडित पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं, इंसेंस यानी अगरबत्ती धूप जलाते हैं, उसकी खुशबू फैली होती है. These two fragrances together remind him of his mother. और ये दो खुशबुएं साथ में मिलती हैं तब उसे अपनी मम्मी की याद आती है. To him, his mother's presence feels as pure and sacred as these scents. तो उसके लिए उसकी मदर की जो प्रेजेंस है वो इन खुशबुओं की तरह ही सेक्रेड और प्योर है. मंदिर की खुशबू, फूलों की खुशबू प्योर होती है. द फ्लावर्स रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड टेंडरनेस. ठीक है, कि फ्लावर्स इनोसेंट होते हैं, टेंडर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नाजुक होते हैं. तो उसकी मॉम भी उतनी सॉफ्ट और नाजुक थी. एंड द टेंपल फ्रेग्रेंस सिंबलाइजेस प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस एंड डिवोशन. और टेंपल फ्रेग्रेंस का मतलब क्या हुआ कि उसमें उनकी मॉम जो थी वो काफी स्पिरिचुअल रही होंगी, काफी डिवोटेड होंगी, काफी शांत स्वभाव की होंगी. सो द पोएट सजेस्ट दैट हिज मदर्स लव हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर इटसेल्फ. तो आज चाहे उसकी मॉम उसके बीच में नहीं है, बट उसकी मॉम अब एक नेचर का पार्ट है और वो नेचर उसे हमेशा अपनी माँ की याद दिलाता है. So though she is physically absent, her affection still surrounds him through familiar spells. तो आज वो उनके आसपास शायद फिजिकली नहीं है, बट उनका प्यार उनके आसपास जरूर है. The stanza shows how even the sense of smell can preserve deep emotional memories. तो हमें इससे पता चल रहा है कि कैसे जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, उसमें भी मेमोरीज छुपी होती है. कभी नोटिस करना, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आपको अलग अलग टाइम याद दिलाएंगी. Then I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. Again, मुझे मेरी मॉम याद नहीं है, but जब भी मैं बेडरूम विंडो में ठीक है बैठता हूँ और मैं अपनी आंखों से ब्लू ऑफ द डिस्टेंस का मतलब नीले नीले आसमान को, डिस्टेंस यानी दूर आसमान को ऐसे निहारता हूँ,
I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over my skin. और जब मैं स्काई को देखता हूँ तो स्काई में जो स्टिलनेस है, जो स्काई की वो शांत स्वभाव है, वो सब कुछ जो है मुझे याद दिलाता है कि मेरी मॉम की जो गेज यानी नजर, जब वो मुझे ऐसे देखती थी वो भी इतनी शांत, इतनी लविंग, इतनी प्यारी ही हुआ करती थी। तो आसमान भी उसे उसकी मॉम की याद दिलाती। So the poet repeats that he cannot remember his mother. फिर उसकी मौत याद नहीं है, but whenever he looks through his bedroom window at the vast blue sky, he feels something special. और जब भी वो अपने बेडरूम के बाहर आसमान देखता है उसे कुछ स्पेशल फील होता है। The calmness and endlessness of the sky reminds him of his mother's loving gaze. कि बाहर जो calmness है, ठीक है, जो बिल्कुल एंडलेसनेस यानी आसमान कभी खत्म ही नहीं होता, वो उसकी मदर की लविंग गेज यानी कितने प्यार से उसकी मदर से देखती थी, उसे उसकी याद दिलाता है। He imagines that her gentle eyes are watching over him from above. उसे ऐसा लगता है उसकी मॉम अभी भी उसे आसमान से देख रही है। The sky becomes a symbol of her everlasting protection. तो sky symbolize करता है कि कैसे जैसे sky का कभी अंत नहीं होगा, अनंत है, उसकी मॉम भी हमेशा ही उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगी। Then, even though she is no longer alive, her love continues to comfort and guide him. Again, उसकी मॉम उसके आसपास नहीं है, but उनका प्यार, उनकी गाइडेंस अभी भी है। And the mother's affection appears limitless, just like the sky. और वही उसकी मॉम का जो affection है, वो limitless है, sky की तरह। So the poem ends on a hopeful note instead of complete sadness. तो although इस पोम का जो सार है वो बहुत दुखद है, पर जो एंडिंग है वो दुखी नहीं है। इट सजेस्ट दैट लव नेवर डिसअपियर्स, इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो ये हमें याद दिलाता है कि प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं होता। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जब वो आपसे दूर भी चले जाएं तो उनका प्यार किसी ना किसी तरीके से हमेशा आपके साथ रहता है। Now moving on, let's talk about the themes and literary devices, and that's it. We're through with the entire poem. जो थीम्स में सबसे पहले ऑब्वियसली आ जाता है एवरलास्टिंग मदर्स लव, कि जो मॉम का जो प्यार होता है इट कंटिन्यूज फॉरएवर इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी खत्म नहीं होता। एंड फिजिकल एब्सेंस कैन नॉट डिस्ट्रॉय इमोशनल कनेक्शन, कि भाई अगर आप किसी की लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है जो आपका इमोशनल कनेक्शन है उनके साथ वो भी खत्म हो गया। देन मेमोरी एंड चाइल्डहुड मेमोरीज में फेड विद टाइम, हाउएवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस रिमेन डीपली रूटेड, कि आपके जो मेमोरीज हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, समय के साथ साथ मेमोरीज फेड करती हैं, बट जो आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस है ना, जो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इम्पैक्ट करती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और वो ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपको इन द मोमेंट नहीं याद आएंगी, बट they do impact you. Then nature as a carrier of memories, that nature becomes a bridge between the poet and his mother. Music, flowers and sky preserve her presence. ये कैसे nature जो है उसकी मॉम को उसके आसपास जिंदा रखता है। फिर चाहे हम स्काई की बात करें, चाहे हम फ्लावर्स की बात करें, चाहे हम म्यूजिक की बात करें, ठीक है, वो पोएट और उसके मदर के बीच का एक ब्रिज है, उनको हमेशा जोड़ के रखता है। देन इमोशनल मेमोरी इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल मेमोरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट पोएट कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर्स फेस, येट ही विविडली रिमेंबर्स द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद हर, कि भाई जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है उसकी मॉम का, उसकी मम्मी कैसी दिखती थी, क्या हाइट थी, ठीक है, क्या कुछ था, उसे कुछ नहीं याद, उनके फेशियल फीचर्स वगैरह कुछ नहीं याद, बट स्टिल जो उसका इमोशनल बॉन्ड है अपनी मॉम के साथ, ठीक है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये छोटी छोटी बातें अभी भी उसे उसकी मॉम के बारे में याद है, कि वो क्या लोरी गा के सुनाती थी, ठीक है, वो कैसी स्मेल करती थी, उनका प्यार कैसा था, किस तरीके से उसे देखती थी, ये सब कुछ उसे आज भी याद है। Then loss and longing. So the poet's repeated statement reveals quiet sorrow. The poet longs for someone he barely remembers. ठीक है, एक longing है, एक loss है, भाई बच्चे ने अपनी माँ को खोया, बहुत बड़ा loss है, और कैसे वो अपनी माँ के लिए कहीं ना कहीं आज भी उन्हें मिस करता है, अपनी लाइफ में चाहता है, ये चीज हमें फील कराई गई है। फिर स्पिरिचुअल प्रेजेंस, द मदर्स appears almost divine. Her love becomes part of nature and the universe. कि जो मदर है उनका जो प्यार है वो स्पिरिचुअल है एक तरीके से पोएट के लिए, ठीक है, वो नेचर का पार्ट हो चुकी हैं और उस तरीके से वो कहीं ना कहीं अभी पोएट की लाइफ का भी पार्ट है। Now moving on, let's talk about the literary devices. मैं सारे literary devices जो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो जब तक आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जरूरी है, ठीक है, मीनिंग में बताऊंगी आपको। So let's get started.
तो सबसे पहले आ जाता है रेपिटेशन, ठीक है, रेपिटेशन में भी रेफ्रेन। अब रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, रेफ्रेन इज पीरियोडिक रेपिटेशन। जैसे होता है ना गाने में एक हुक लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती है स्टैंजास की स्टार्टिंग में, राइट। तो रेफ्रेन भी कुछ वैसे ही होता है कि अगर आप किसी स्टैंजा के स्टार्टिंग में या स्टैंजा के एंडिंग में कोई स्पेसिफिक फ्रेज या लाइन बार बार रिपीट करते हो। सो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, तीनों स्टैंजास जो है वो इसी लाइन से शुरू होता है। देन इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या होता है, आपने इतना प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपके दिमाग में इमेजेस बन रहे हैं। सो द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, जैसे ही हम ये लाइन ये फ्रेज पढ़ते हैं हमारे दिमाग में इमेज आ जाती है ना कि जो स्काई है बिल्कुल गहरा नीला है। देन सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म तो इस पोम में भर भर के, अगर आपने नोटिस करा हो तो इस हर एक पोम के जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें मैंने आपको बताया है कि अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग क्या है चीजों के। फ्लावर्स का सिंबॉलिक मीनिंग क्या था, ट्यून का सिंबॉलिक मीनिंग क्या था, स्काई का सिंबॉलिक मीनिंग क्या था। तो सिंबोलिज्म का मतलब है कि अगर आप कोई भी वर्ड जो है वो अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर कोई डीप मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे सिंबोलिज्म बोलते हैं। जैसे जो शिवली फ्लावर्स है वो सिर्फ फ्लावर्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वो प्योरिटी, टेंडरनेस, अफेक्शन, प्यार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक डेलिकेट नेचर होता है उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी अक्सर आपका यूज होता है पोम्स में, तो उनको ध्यान से समझना। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दो, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो, मतलब वो ह्यूमन नहीं है पर आपने उसे कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दी, वो लिविंग भी हो सकता है नॉन लिविंग। सो ट्यून सीम्स टू हवर ओवर माय प्लेथिंग्स, हवर इज लाइक फ्लोट करना। ट्यून फ्लोट कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स फ्लोट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। फिर आ जाता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो, आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो पर लाइक और एज के बिना, आप उन्हें बिल्कुल इक्विवेलेंट रख देते हो। जैसे द स्टिलनेस ऑफ माय मदर्स गेज हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर आप स्टिलनेस को किससे कंपेयर कर रहे, सॉरी, मदर के गेज को आप एक तरीके से स्काई से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि जो आपकी मदर की गेज है जैसे वो स्काई की तरह है, वो पूरा आसमान जो जैसे अनंत तक फैला हुआ है, आपकी मदर की गेज भी जो है वो हर जगह फैली हुई है। लास्ट इज एलिटरेशन। अब एलिटरेशन क्या होता है, जब अगल बगल के वर्ड्स जो है वो सेम कॉन्सोनेंट लेटर या सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। जैसे सम सॉन्ग एस एस, स्मेल ऑफ द शिवली एस एस। सो अगल बगल के वर्ड्स जो हैं या तो सेम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं या सेम कॉन्सोनेंट साउंड से। सो या दैट्स इट भाई। देखो जो जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था सब कुछ मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पढ़ा दिया है। अब ये पोम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करने हैं। तो जो हम फ्री क्लासेस लेते हैं ना एप्लीकेशन पे, वहां पे आ जाना, वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड यप, that's all for today's class। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, go ahead, hit the like button भाई, share it with your friends, सब कुछ फ्री है। and do not forget to subscribe our channel so that और भी ऐसी amazing वीडियोस को आप देखते रहें। until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, bye guys।